खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार की खोज में जो चला जो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली, बेटा ताज्जुब है, ये शेर भला किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। नीरज जी लिखते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आप भी अपनी पंक्तियों से, अपनी रचनाओं से यही कार्य करते चले आ रहे हैं, क्या आप भी यही कहेंगे? आपने एक बहुत पवित्र नाम लिया नीरज जी का, और आपके कार्यक्रम का नाम है हंसी खुशी। हंसी खुशी। उनका मैं भी सुना देता हूँ एक, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल सर। और उस अंदाज में ही सुनाता हूँ आपको जैसे नीरज जी सुनाया करते थे। वो कहते हैं कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार की खोज में जो चला जो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो दोस्त, खुशी की खोज में जो जाता है वो धन लेके आता है, हंसी की खोज में जो जाता है वो चमन लेके आता है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि जो खुशी की खोज में जाता है वो चमन लेके आता है, और हंसी की खोज में जो जाता है वो धन लेके आता है। क्योंकि हंसी सबसे मूल्यवान है, मुश्किल से आती है। हंसी का कारोबार बहुत फैल गया है। वो रचना आपकी आपकी जो है कुछ पंक्तियां हैं कि ये घर है खुशी का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, हंसी के अंदर, ये घर पर्दे है हटा दर्द का घर। दर्द का घर जी। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। तो हम तो दोस्तों वक्त के बोर्ड के लोग हैं, किसी वक्फ के बोर्ड के या किसी भी धार्मिक स्थान के नहीं हैं। हम तो मार्मिक स्थान के हैं, जहाँ मर्म है, देश के प्रति प्रेम है। और इस तरह का, जैसा बड़े संकेतों में सुरेंद्र जी ने कहा कि हम लड़ाई वाले नहीं हैं, हम तो प्रेम वाले हैं। हमारा सारा गणित प्रेम पे आधारित है। मेरी पंक्तियां हैं कि एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होता है सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए। बहुत सुंदर। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर प्रश्न का उत्तर एक है, वो है हंसी और प्रेम, इन दोनों का गठबंधन। देखिए, कई बार ऐसी बात होती है बहुत भारी सी, और भारी बातें देखते हैं और हम उनके प्रति आभारी नहीं हो पाते, हम उसको हल्का करना चाहते हैं। तो उस समय सुरेंद्र जी काम में आते हैं। सुरेंद्र जी कोई सीधी बात तो करते नहीं है, आज तक जिंदगी में नहीं करी। जब करेंगे उल्टी बात करेंगे। यानी कोई आदमी सद्भाव में कोई बात पूछ रहा है तो उससे भी कहेंगे क्यों। हमारे राजीव से ही अभी पूछ लिया इन्होंने। तो सुरेंद्र जी पिछले 60 साल से, और मैं भी लगभग इतने ही समय से कवि सम्मेलन के मंच पर हूं, तो एक तेवर जो जनता का होता है वो कवियों को बहुत जल्दी पता लगता है। अगर कवि निरपेक्ष ढंग से जनता के बीच में जाएं, अपनी कविताएं सुनाएं और तालियों की गणना करें, तो आपको पता लग जाएगा कि बैलेट में कितने वोट गिरने वाले, किसके लिए गिरने वाले। तो तापमान कवि जानते हैं और बदल भी सकते हैं, हंसी हंसी, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी आक्रामक रवैये के। पूर्व प्रधानमंत्री सामने सुन रहे थे बहुत सारे, और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी आपने कविता सुनाई। जरा उस प्रसंग के बारे में बताएं।
हाँ, एक ऐसा अवसर आया जिसमें सभी जीवित प्रधानमंत्री थे और उसमें अटल जी भी बैठे हुए थे। अटल जी का बड़ा स्नेह प्रेम मेरे ऊपर रहता था और वो कटकनी कविताएं सुनने में आनंद लेते थे। तो ऐसे ही कहते थे, भाई कोई कटकनी कविता हो जाए, उनका शब्द है कटकनी कविता। तो मैंने जी एक छोटा सा टुकड़ा उसका सुना देता हूँ, काफ़ी लोगों का सुना हुआ होगा। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपें। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली, बेटा ताज्जुब है, ये शेर भला किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, क्या बात है। लगता है जंगल में चुनाव। लंबी कविता थी, इसमें तरह तरह के प्रसंगों के बाद ये आता था। तो कविता जो है कटकनी हो सकता है थोड़ी सी हो, लेकिन हमारे देश और समाज और काल को हमारे सामने लाती है। हंसने के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और जब आती है तो धुआंधार आती है, गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा है कभी किसी तौंद का हंसना? फैट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना। ये हंसी बहुआयामी है और यही तो व्यायामी है। अजगर अगर हंसना जानता होता तो उसका व्यायाम लेटे लेटे हो जाता। उसकी उम्र अगर 1000 साल है तो 1500 साल हो जाती। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये भी एक पौराणिक किंवदंतियों की श्रृंखला है कि उसकी उम्र 1000 होती है, उसकी इंसान से ज़्यादा उम्र नहीं होती। वो पड़ा रहता है, ये सही है। और वो अपने शिकार के लिए बहुत दौड़ता नहीं है, ये भी सही है। शिकार उसके पास जब आ रहा होता है तो लपक लेता है। उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत धीमा है और वो लेटा रहता है, उसकी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये तो बात सही कहते हैं। और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो कसरत करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? सिर्फ हंसने भर से आपका व्यायाम हो सकता है। अशोक सर, आपने उन विषयों पर भी लिखा है जिनको पढ़कर आदमी को आमतौर पर गुस्सा आता है, कि भ्रष्टाचारियों के बारे में आपने लिखा, लोकतंत्र की कमियों को आपने उजागर किया, लेकिन आपने उनको इस तरह से लिखा, इस तरह से प्रस्तुत किया कि आदमी को गुस्सा नहीं आता, हंसी आ जाती है। देखिए, ये हास्य का धर्म है कि अगर आप ऐसा लिखेंगे कि गुस्सा आ जाए सामने वाले को तो आपका हास्य निरर्थक है। सामने वाले को जिस पर व्यंग्य किया जा रहा है वह भी वाह कहे, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे बारे में थोड़ी कह रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं भ्रष्टाचार से ऊपर हूँ और मैं शिष्टाचार की ही श्रेणी में आता हूँ। लेकिन जो प्रकार हैं, हम सबके अंदर भ्रष्टाचार है किसी न किसी प्रकार का। तो हम व्यंग्य करते हैं तो अपने ऊपर पहले करते हैं, सामने वाले पर बाद में करते हैं। यही हमारी रणनीति है, यही हमारी कार्यनीति है और यही हमारी अनीति है। अनीति भी है क्योंकि हम थोड़ा सा गलत काम करते हैं निंदा करते हुए। लेकिन समाज, देश, विश्व, इस सब में युद्ध विरोध का स्वर जिसकी बात से इन्होंने कहा, मैं आपको अभी ताज़ा कुछ पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी हैं वो बताता हूँ। ये जो इजराइल और इस सब जगह हो रहा है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि अब मेरे दोस्तों से दोस्ती की गंध नहीं आती। वाह। अब मेरे दोस्तों से दोस्ती की गंध नहीं आती, अस्पतालों की गंध आती है। वाह 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 वाह। और अब मेरे अस्पतालों से अस्पतालों की गंध नहीं आती, कब्रिस्तानों की गंध आती है। बहुत। और मेरे कब्रिस्तानों से कब्रिस्तानों की गंध नहीं आती, मेरी दोस्तों की गंध आती है। वाह 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 वाह। तो ऐसे स्थिति में हम जब पूरे वैश्विक जगत में इतने सारे बच्चों के मरने पर दुखी नहीं होते,
संवेदनाएं नहीं आती, उन संवेदनाओं को अगर जगाने का काम करे तो वो कविता करती है, वो साहित्य करता है, हमारे अंदर के मनोभावों को लाता है हंसाते हंसाते, और अपने दर्दों को आपके अंदर धंसाते धंसाते। हमारे इतने दशक बीत गए, हमने अमृत काल भी मनाया। पहले लगा कि सदाचरण का युग है, और थोड़े दिन बाद पता लगा कि सदाचरण में से सद निकल गया, आचरण का युग रह गया। फिर थोड़े दशक के बाद, 1-2 दशक के बाद आचरण में से आ निकल गया, चरण रह गया, बस चल रहे हैं राजनीति के लिए। फिर कुछ दशक में चरण में से च भी निकल गया, तो रण रह गया, आपस का युद्ध रह गया। फिर रण में से र भी निकल गया, न रह गया, न माने नो, अब क्या हो, न माने जीरो। इस जीरो को कौन भरेगा? इस नए युग में आने वाले मेरे बच्चों का हीरो, वो इसको भरेगा, नया समाज भरेगा, नई पीढ़ियां भरेंगी, और हम उनके लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे। अपनी कविताओं से उनके जूतों पे पॉलिश करेंगे, उनके मस्तक का चुम्बन करेंगे, उनको चाहेंगे, और अगर हमारे पास कुछ राहें हैं तो उनके सामने रखेंगे कि जिस राह से जाओगे एक ही मंजिल मिलेगी, जो है हमारे देश प्रेम की, हमारे आपसी भाईचारे की, और हमारे वसुधैव कुटुंबकम के मूल सूत्र की, जिससे कि हम कुछ होने वाले हैं। ऐसा तो लगता है, कुछ कुछ होता है।